नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में विजय डायग्नोस्टिक और कृष्णा डायग्नोस्टिक पे डिस्कस करने वाला हूं। इस डिस्कशन में दोनों स्टॉक के इनिशियल और फाइनेंशियल रेशियो को कवर करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप इस वीडियो के आधार पर कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप किसी और भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दोनों कंपनी के इनिशियल रेशियो को चेक करूंगा। तो यहाँ पर अभी है विजया डायग्नोस्टिक का इनिशियल रेशियो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर है कृष्णा डायग्नोस्टिक का इनिशियल रेशियो, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी दोनों को हम कंपेयर करेंगे हम लोग, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों कौन से ज़्यादा सही हैं। और इनिशियल रेशियो को चेक करने के बाद फिर मैं फाइनेंशियल रेशियो को भी चेक करूँगा और दोनों को कंपेयर कराऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले विजया डायग्नोस्टिक का देख लें। तो यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप विजय डायग्नोस्टिक का 5,907 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। वही मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक का मैं देख लूँ तो इसका है आपका 2,514 समथिंग करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि मार्केट कैप कृष्णा डायग्नोस्टिक का छोटा है और विजय डायग्नोस्टिक का ज़्यादा है, उसका डबल है, लगभग 5,907 करोड़ का, उसका 2,514 करोड़ का है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिख रही है कि विजय डायग्नोस्टिक ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसका ज़्यादा मार्केट कैप है कृष्णा डायग्नोस्टिक से। और इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप के पास ही है विजया का भी, और कृष्णा का भी चेक करें तो इसका भी उसके पास ही है। ये दोनों में रेशियो आपका फ़र्क नहीं है, कुछ खास नहीं फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देखो, मार्केट कैप देख रहे हो तो मार्केट कैप अभी विजय डायग्नोस्टिक का जैसे मैंने बताया कि 5,907 करोड़ का है, और कृष्णा का आपका 2,514 करोड़ का है। लेकिन जब आप देखते हो कि मार्केट कैप छोटा है, कृष्णा डायग्नोस्टिक का मार्केट कैप छोटा है, बट प्राइस देखोगे शेयर का तो 801 रुपया अभी चल रहा है। वही विजय डायग्नोस्टिक का आप देखोगे तो मार्केट कैप 5 उससे डबल है। विजय डायग्नोस्टिक का मार्केट कैप उससे डबल है कृष्णा डायग्नोस्टिक से, लेकिन इसका शेयर का प्राइस 579 चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 250, 300, 200, 250 के आसपास कम चल रहा है विजय डायग्नोस्टिक। तो आप ये ध्यान देना इस चीज़ को कि विजय डायग्नोस्टिक का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा डबल है कृष्णा डायग्नोस्टिक से, लेकिन विजय डायग्नोस्टिक का शेयर का प्राइस कम है, और वही कृष्णा डायग्नोस्टिक का शेयर का प्राइस ज़्यादा है विजय डायग्नोस्टिक से। तो ये आप इस चीज़ का भी नोट करना, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद हम बात करेंगे पी की बात करेंगे हम लोग। तो पी की बात करते हैं तो 69.57 का पी है आपका विजय डायग्नोस्टिक का, और वही पी आपका 13.6 है, 13.6 पी आपका है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। तो पी की कंपेयर करें तो विजय डायग्नोस्टिक का काफ़ी ज़्यादा है कृष्णा डायग्नोस्टिक से, और सेक्टर पी से कंपेयर करते हैं तो सेक्टर पी से 40 है, जो कि विजय डायग्नोस्टिक काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पी का रेशियो अभी विजय डायग्नोस्टिक का काफ़ी ज़्यादा है, कृष्णा से तो ज़्यादा है ही अपने, जिससे ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। बल्कि आपका सेक्टर पी से भी ज़्यादा, सेक्टर पी 40 है, तो पी के रेशियो में विजय डायग्नोस्टिक काफ़ी ऊपर है, काफ़ी महंगा है पी के मामले में। पीवी की बात करते हैं तो जैसा हमेशा की तरह पहले बुक वैल्यू को देखते हैं। तो बुक वैल्यू देखें विजय डायग्नोस्टिक का तो 221.26 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। वही पीवी इसका 2.62 है, मीन्स की डबल है। अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है, अभी आप एक शेयर का प्राइस दुगना दे रहे हैं। पीवी यहाँ पे 2.62 है यहाँ पे विजय डायग्नोस्टिक का। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो 2.09 है पीवी इसका। तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, पीवी ऊपर नीचे 19-20 का फर्क है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू आपका विजय डायग्नोस्टिक का 1 है, मीन्स आगे आपको कोई भी स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक का देखते हैं तो इसका 5 है, मीन्स आपको यहाँ पे आगे भी स्प्लिट देखने को मिलेगा कृष्णा डायग्नोस्टिक में। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अभी जीरो, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेटा शो नहीं कर रहा है। वही कृष्णा डायग्नोस्टिक का देखें तो इसका भी कोई भी डिविडेंड यील्ड अभी शो नहीं कर रहा है, दोनों का 0 है परसेंट। कैश की बात करें विजय डायग्नोस्टिक का, तो कैश की बात करने से पहले हम डेट की बात करेंगे पहले।
तो विजय डायग्नोस्टिक का डेट देखें तो डेट कंपनी के ऊपर अभी बहुत छोटा है। छोटा क्या है, मैं तो इसे डेट फ्री मानूंगा, वो इसलिए क्योंकि कंपनी के पास जितना डेट है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी जब चाहेगी अपने कैश को यूज करके डेट को ख़त्म कर सकती है। तो मैं एक तरह से इसे डेट फ्री कंपनी कहूँगा, टेक्निकली नहीं बट फिर भी मैं इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकता हूँ। आप चाहें तो आप भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत छोटा डेट है और कैश कहीं ज़्यादा, जिससे वो कभी भी इसको अपने डेट को ख़त्म कर सकती है। अगर वही कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट 231.78 करोड़ का आपका डेट है और कैश कंपनी के पास 152.91 करोड़ का कैश है। तो वही कंपनी के ऊपर लगभग काफ़ी ठीक ठाक डेट है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कृष्णा डायग्नोस्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, कंपनी इसे चुका नहीं सकती, इजीली चुका सकती है। और आईपीओ से जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वहाँ से भी इजीली अपना कंपनी चाहेगी तो डेट को इजीली ख़त्म कर सकती है। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक के मामले में भी ऐसा नहीं है कि डेट बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग कंपेयर करें विजय डायग्नोस्टिक तो वहाँ के कंपेयर करें तो कृष्णा डायग्नोस्टिक पे अभी डेट है और कैश उसके हिसाब से कम है। लेकिन वही विजय डायग्नोस्टिक की बात करें तो डेट बहुत छोटा है और कैश कहीं ज़्यादा है विजय डायग्नोस्टिक पे। तो ये एक बहुत अच्छा रेशियो है जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस रेशियो पे कि कंपनी पे डेट नहीं होना चाहिए। अगर डेट है तो कैश इतना होना चाहिए कि जब चाहेगी अपने डेट को ख़त्म कर सके। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे डेटा कुछ भी शो नहीं कर रहा है अभी, वो हम किसी और वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक करेंगे डेटा इसके बारे में। मैं अभी जाऊँगा वो उसमें अभी डिटेल दिखाऊंगा प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। और सेम चीज़ आपका कृष्णा डायग्नोस्टिक पर यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं कर रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस विजय डायग्नोस्टिक का 8.33 है। ईपीएस का मतलब तो आप जानते हो अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे आपको कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप। तो ईपीएस की बात करें तो विजय डायग्नोस्टिक का 8.33 है रुपीज़, वही कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो 58.90 रुपीज़ है। तो यहाँ पे ईपीएस के मामले में कृष्णा डायग्नोस्टिक का कहीं ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा रेशियो है कि आपको पर शेयर पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक के मामले में आपको कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर पे। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ आपका विजय डायग्नोस्टिक का 11.19% है, वही कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो 151.23%। तो सेल्स ग्रोथ कृष्णा डायग्नोस्टिक कहीं ज़्यादा है विजय डायग्नोस्टिक से। खैर ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये जो रेशियो है, ये दो रेशियो, इसके बारे में अभी इसके बारे में डिटेल अभी इसके बाद में चेक करूँगा, बताऊँगा मैं आपको कि ये क्या है, कितना सही है कितना नहीं। तो उसके बाद बात करते हैं आरओई की। तो विजय डायग्नोस्टिक का आरओई 26.80% है, वही कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो यहाँ पे इसका आरओई 0 है। उसके बाद आरओसी की बात करें तो आरओसी विजय डायग्नोस्टिक का 37.97% है, जो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है रेशियो। वहीं आरओसी अगर कृष्णा डायग्नोस्टिक का देखें तो 129.09% है। आरओसी के मामले में कृष्णा डायग्नोस्टिक कहीं ज़्यादा है और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रेशियो होता है देखने के लिए, जो कि कृष्णा डायग्नोस्टिक का विजय डायग्नोस्टिक से कहीं ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स आइए अब विजय डायग्नोस्टिक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल भी देख लेते हैं। तो नेट सेल की बात करें कंपनी का विजय डायग्नोस्टिक का, तो यहाँ पर आपको 2019 में और 2020 और 2021 यहाँ पे आपको नेट सेल यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें कंपनी का तो ये भी आपको नेट सेल के साथ में आपका ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स कंपनी के कोर बिजनेस से क्या प्रॉफिट कंपनी को आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जैसा कि नेट सेल इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हुआ है, ये भी ठीक चल रहा है रेशियो। वहीं अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हुआ था 2019 के बाद 2020 में अच्छा खासा, फिर 2021 में कम हुआ है। देखिए अदर इनकम हो गई कि कंपनी को और कहीं जगह से क्या प्रॉफिट आ रहा है, मीन्स कहीं से रेंट आ रहा होगा या फिर कोई एफडी की होगी या फिर कुछ भी अदर इनकम जो कि इसके कोर बिजनेस से नहीं होगा, वैसे को कहते हैं अदर इनकम स्टेटमेंट के इस फाइल में। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट के मामले में हम ऐसे ये देखेंगे इसे कि ये इंटरेस्ट आपका कम होना चाहिए पहले से, ये बढ़ना नहीं चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कम होता हुआ मिले तो ज़्यादा अच्छा है या फिर स्टेबल रहे। तो 2019 में देखें इंटरेस्ट की बात करें तो 13.53 था, वही 2020 में इंक्रीज हो गया आपका इंटरेस्ट और आपका 2021 में हल्का सा कम हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें
तो नेट प्रॉफिट में यहाँ देख सकते हैं कि 2019 में कंपनी को 46.27 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, वहीं 2020 में 62.51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 2021 में 84.91 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अब हम देख लेते हैं, अब बैलेंस शीट को चेक करते हैं कंपनी की। तो बैलेंस शीट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले टोटल रिजर्व की बात करें तो टोटल रिजर्व यहाँ पे भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। टोटल रिजर्व का मतलब ये हुई कंपनी अपने लिए कुछ पैसे रखती है, जो कि बाद में किसी वजह से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आए तो ये कंपनी अपने यूज करती है, या फिर अपने ऑपरेशन को या फिर कोई भी अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए टोटल रिजर्व रखती है कंपनी, जो कि बाद में यूज करती है, या फिर डिविडेंड वगैरह यूज देने में भी यूज होता है रिजर्व का। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे कुछ पैसे रखती है और ये इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। बोरिंग की बात करें, मीन्स डेट की बात करें, कर्जे की बात करें, तो कर्जे यहाँ पर कंपनी के ऊपर आपका यहाँ पर 2019 में 31.54 करोड़ ये कम होता हुआ देखने को साफ क्लियर मिल रहा है। 2019 में 31 था, फिर 22 समथिंग हुआ, फिर यहाँ पर 2021 में अच्छा खासा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो विजय डायग्नोस्टिक, जो कि सबसे अच्छी बात है, जो कि डेट देखी जाती है कि कम है या फिर कितना से कितना कम है। तो यहाँ पे आप देखो अचानक से 2021 में कम हो गया, मीन्स कंपनी ने अपने कर्जे को अचानक से अच्छे से यहाँ पे चुका के कम कर लिया है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की बात करें कि जो कि लंबे टाइम के लिए है कंपनी के ऊपर कर्ज, जो कि कंपनी को चुकानी है। अब एनसी लायबिलिटीज़ जो होती है ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो होती है आपकी कर्ज, ये जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है बैलेंस शीट में देखा जाता है तो कंपनी के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि ये भी इंक्रीज होता है, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप ये देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो कर्ज है कंपनी के ऊपर ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये सही नहीं है। ये आपको कम होता हुआ दिखना चाहिए या फिर स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ की बात कर ले तो ये अगर इंक्रीज होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उतनी, बट ये आपका इंक्रीज ना होके कम हुआ है, जो कि ये भी एक तरह से सही नहीं है। वैसे तो कर्ज होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो तो ये वाली एनसी लायबिलिटीज़ आपकी कम होनी चाहिए, कम हो ईयर बाय ईयर कम होनी चाहिए। और ये अगर इंक्रीज होती है तो कोई बात नहीं, ये इंक्रीज होती है तो चलेगा, क्योंकि इसमें करंट लायबिलिटीज़ में कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है। और ये जो होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए, एनसी लायबिलिटीज़ आपकी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये आपका कम होता दिखे तो अच्छी बात है, और ये अगर बढ़ भी जाता है, इंक्रीज भी हो जाता है, तो कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी का ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे एक अच्छी साइन नहीं देखने को मिल रहा है। एसेट्स चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो देख भी सकते हैं। खैर एसेट्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो मैं डायरेक्ट टोटल एसेट्स की बात करता हूँ। एसेट्स होता है कंपनी के ऊपर उसकी संपत्ति, कितनी संपत्ति है, वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे कंपनी की एसेट्स है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है। अब कंपनी के कैश फ्लो की बात कर लेते हैं, तो सीधे मैं कैश फ्लो करूँगा, नेट कैश फ्लो की चेक करूँगा कि कंपनी के पास नेट कैश फ्लो लास्ट में कितना बच रहा है। तो नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो 2019 से माइनस में था, वही 2020 में इंक्रीज हुआ और 2021 में फिर से माइनस हो गया। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। कंपनी के पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो होना चाहिए, कुछ भी वो कैश फ्लो रहे, ऐसा माइनस में होना भी एक अच्छी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब कृष्णा डायग्नोस्टिक का मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहा हूँ, वो विजय डायग्नोस्टिक का जो कि कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कृष्णा डायग्नोस्टिक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो नेट सेल की बात करें तो यहाँ पर आपको कृष्णा डायग्नोस्टिक में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वहीं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें उसके बाद तो ये भी इंक्रीज होता हुआ देखिए। अब यहाँ पे एक दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे कृष्णा डायग्नोस्टिक में। अब देखो 2018 में इंक्रीज हुआ, ठीक है, 2019 में फिर से ये आपका नेट सेल इंक्रीज हुआ, तो आपका ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। बट
उसके बाद देखो 2020 में फिर से इंक्रीज हो रहा है नेट सेल, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये माइनस में चला गया, अच्छा खासा माइनस चल गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही कि आपको कोर बिजनेस से क्या पैसे मिले, आपको कितना प्रॉफिट आया कंपनी के पास। तो यहाँ पर काम तो की कंपनी ने, ठीक है, काम तो पूरा की, अपने काम को बढ़ाई है पिछले 2 सालों से अगर देख रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पर आपका ये इंक्रीज होना चाहिए, जो कि इंक्रीज नहीं हुआ, ये माइनस में, मीन्स कंपनी ने काम किया लेकिन यहाँ पे पैसे जनरेट नहीं कर पाई। ये बहुत एक नेगेटिव है, बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। 2020 कृष्णा डायग्नोस्टिक के लिए बहुत ख़राब रहा। 2021 में फिर देखते हैं, तो 2021 में भी नेट सेल कंपनी का इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, हाँ यहाँ पे ठीक है, दोबारा से अब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट की है कोर बिजनेस से कंपनी ने। यहाँ पर अदर इनकम की बात करते हैं, तो अदर इनकम यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम, इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, ये एक अच्छी बात नहीं है, इंटरेस्ट कम होना चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे कर्ज अपने चुकाना चाहिए, बट कंपनी का कर्ज और इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं डायरेक्ट अब, कि कंपनी को कट कटा के कितना बच रहा है। तो ईयर बाय ईयर अगर चेक करें तो वही सेम चीज़ यहाँ पे जैसा कि आपको देखने मिला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ माइनस में था, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी माइनस में चला गया। ये 2 साल यहाँ पे प्रॉफिट में रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था कंपनी का, लेकिन 2020 में ये कम हो गया, माइनस में था तो ये भी माइनस में चला गया। फिर देन 2021 में प्लस में आया, तो ये फिर से प्लस में आ गया कंपनी का। 2021 में नेट प्रॉफिट यहाँ पर 21 में ठीक रहा। टोटल रिजर्व की बात करें कंपनी की, तो टोटल रिजर्व यहाँ पर आपका इंक्रीज होता हुआ ये गलत है। आप ये देखो माइनस में चला गया टोटल रिजर्व यहाँ पर, जो कि रहना चाहिए कंपनी पे पास कुछ ना कुछ पैसे, लेकिन यहाँ पे माइनस में चला गया है टोटल रिजर्व। यहाँ ने कंपनी कुछ यूज की होगी अपने, हो सकता है अपने ऑपरेशन पे, ऑपरेशन को बढ़ाया होगा, या फिर नए डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किए होंगे, या फिर इस तरह की, या फिर डिविडेंड दी होगी, कुछ इस टाइप का कुछ यूज की होगी, जो कि माइनस में चला गया। तो ये भी एक सही बात नहीं, कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए कंपनी के ऊपर। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें, तो आपका यहाँ पे कर्जा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर बाय ईयर, जो कि सही बात नहीं है। वही एनसी लाइबिलिटीज़ की बात करें फिर से, तो यहाँ पे एनसी लाइबिलिटीज मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी के ऊपर कर्ज है, ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। खैर यहाँ पे एक अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है कि 2020 में कंपनी ने अच्छा खासा अपने लॉन्ग टर्म जो डेट थी, जो कर्जे थी, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज हो गया, और 2021 में सडनली बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये एक यहाँ पे अच्छा है कि 2021 में इसने कम कर लिया कंपनी ने, बट फिर भी 2020 में बहुत ज़्यादा डिजास्टर चेंज आया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। वही करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है, ये उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ठीक ठाक है। ये इंक्रीज हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये छोटे टर्म के लिए होता है, यहाँ पे कंपनी को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। वैसे तो नहीं होना, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हो भी जाता है तो कोई वैसी परेशानी की बात नहीं है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसेट्स की बात करें तो मैं टोटल एसेट्स डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ बीच में, वैसे एसेट्स चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं, फिर भी मैं टोटल एसेट्स देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के पास टोटल एसेट्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, मीन्स कंपनी ने अपने संपत्ति को इंक्रीज किया है, कहीं ना कहीं कुछ सेंटर में कुछ ना कुछ बाय किया, जिसकी वजह से कंपनी का एसेट्स इंक्रीज होता हो, या फिर किसी भी तरह का बॉन्ड हो, या फिर कहीं पे स्टेक खरीदा हो, कुछ भी किया हो, कंपनी का एसेट्स इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, इंक्रीज हो रही है कंपनी की। तो अब कंपनी के कैश फ्लो की बात कर लेते हो, तो नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। 2020 में यहाँ पे माइनस में गया था, तो वहीं कोई प्रॉब्लम आई थी, जो कि पहले भी मैंने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, कि वहाँ पर भी एक चेंज आया था अच्छा खासा 2020 में, तो जिस वजह से माइनस में चला गया था कंपनी का तो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी आपको नेट कैश फ्लो भी आपका यहाँ पे माइनस में था, फिर वापस से 2021 में प्लस में आ गया, जो कि ठीक है, जो कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो होना चाहिए, और इस मामले में कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास कैश फ्लो है कंपनी के पास, 72.26 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, तो एक अच्छी बात है ये यहाँ पे। तो आइए अब शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं दोनों कंपनी के, विजय डायग्नोस्टिक और कृष्णा डायग्नोस्टिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो विजय डायग्नोस्टिक का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 54.78% है,
प्रमोटर के पास होल्डिंग, वही म्यूचुअल फंड वालों ने 6.89% का खरीदारी कर रखी है। अदर डोमेस्टिक ने 2.67 की है, और एफ ने यहाँ पे 21.37% की खरीदारी करी है। और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 14.29% की खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर ने विजय डायग्नोस्टिक में कर रखी है। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि टोटल प्रमोटर की जो होल्डिंग है 27.38% है, जो कि काफ़ी कम है। 45-50% से कम है, जो कि एक अच्छी साइन नहीं है। ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी कम है। कम से कम 40% का प्रमोटर के पास होल्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे किसान डायग्नोस्टिक के पास ये चीज़ नहीं है, जो कि सही मुझे नहीं लग रहा। म्यूचुअल फंड वालों की बात करें तो 9.43% है, अदर डोमेस्टिक के 3.37 है, और एफ की बात करें तो 14.89% है, और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 44.93% का रिटेल इन्वेस्टर है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा सही लग रहा है विजय डायग्नोस्टिक का, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग, सबसे बड़ी बात की प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पर जो रेशियो था, जो परसेंटेज देखा जाता है, जो एक स्टैंडर्ड होता है कि माना जाता है इतना कम से कम होना चाहिए, 45% या 40% से ऊपर, जो कि विजय डायग्नोस्टिक के पास है प्रमोटर की होल्डिंग, बट कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास नहीं है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव है जो कृष्णा डायग्नोस्टिक के मामले में। उसके बाद बात करते देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड वालों ने और एफ ने, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों के पास तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एफ ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा खरीदारी कर रखी है। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक में म्यूचुअल फंड वालों ने ज़्यादा करा है विजय डायग्नोस्टिक के मामले से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कृष्णा डायग्नोस्टिक में। वहाँ पे 6% कुछ समथिंग है, विजय डायग्नोस्टिक में कितना 6.89% है, आप देख सकते हो। बट कृष्णा डायग्नोस्टिक में 9.43 है, मीन्स बहुत ज़्यादा 3% का ही फर्क है। लेकिन वही बात करें एफ को कंपेयर करते हैं तो एफ में 14.89% आपका कृष्णा डायग्नोस्टिक में है, लेकिन विजय डायग्नोस्टिक में 21.37% की बात है, परसेंट है। मीन्स यहाँ पे साफ दिख रहा, दोनों में डिफरेंस देखें तो 6-7% का डिफरेंस है एफ में, कि विजय डायग्नोस्टिक में ज़्यादा एफ ने खरीदारी कर रखी है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो ये तो उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो खास इंपॉर्टेंट आपको देखा जाता है ये एफ देखा जाता है, म्यूचुअल फंड देखा जाता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है आपका कि प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाती है कि कितनी है, प्रमोटर ने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो विजय डायग्नोस्टिक का मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आइए अब कुछ टेक्निकल ग्राफ भी देख लेते हैं और इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई विजय डायग्नोस्टिक में कोई एंट्री करना चाहता है तो आप एंट्री करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक कभी और गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस रेंज में 540 के नीचे आता है, ब्रेकडाउन आता है, देन आपको बाय करना है। आप इसके नीचे ही आने दीजिए, तो ही पोजीशन आप अपना यहाँ पर बनाइएगा इस स्टॉक में, विजय डायग्नोस्टिक में। आप ध्यान रखिएगा 540 का ये है सपोर्ट, ये लेवल आप यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए तो ही आप एंट्री करिएगा। कृष्णा डायग्नोस्टिक की ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एंट्री जो होगा 750 के नीचे, आप यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है, देन आप यहाँ पे नीचे में कहीं खरीदारी करिएगा। ये है आपका कृष्णा डायग्नोस्टिक ग्राफ के बारे में कि आपको 750 के नीचे ही खरीदारी करनी है। अभी यहाँ पे कोई खरीदारी, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, ये अभी अच्छे खासे वीकनेस है स्टॉक में, कृष्णा डायग्नोस्टिक के स्टॉक में। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ कि मुझे लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक ज़्यादा सही लग रहा है इन दोनों में से। बट शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी खरीदारी या बिकवाली आप इस वीडियो के आधार पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है वो आपका विजय डायग्नोस्टिक लग रहा है। वो इसलिए कि एक तो उस कंपनी पे डेट बहुत कम है और कैश बहुत ज़्यादा है, तो ये इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद। क्योंकि मैं जब भी लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो मैं वैसे ही कंपनी को देखता हूँ सबसे पहले कि जिस कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल भी ना हो, डेट फ्री हो। अगर डेट हो भी तो कंपनी के ऊपर कैश इतना ज़्यादा हो कि जब चाहे वो अपने डेट को ख़त्म कर सकती हो डेट पे। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मुझे विजय डायग्नोस्टिक ज़्यादा सही लग रहा। और ऐसा नहीं है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो भी ठीक है। कुछ मामलों में कृष्णा डायग्नोस्टिक ज़्यादा अच्छा है विजय डायग्नोस्टिक में, और कुछ मामलों में विजय डायग्नोस्टिक ज़्यादा अच्छा है कृष्णा डायग्नोस्टिक से। तो दोनों एक दूसरे कुछ चीज़ों में बीट कर रहे थे। तो फिर भी लास्ट में वही बात आ जाती है आपकी कि किस कंपनी के ऊपर डेट कम है।
क्योंकि डेट है तो कहीं ना कहीं कंपनी का अच्छा खासा कर्ज चुकाने में चला जाता है पैसा, जो भी वो कैपिटल जो भी वो पैसे जनरेट करती है अपने बिजनेस से। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया जाता है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक ज़्यादा अच्छा है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, तो बिल्कुल अगर उसमें आप चाहते हो लॉन्ग टर्म में तो जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। बट मेरा सजेशन होगा उनके लिए कि कृष्णा डायग्नोस्टिक में अगर जा रहे हैं तो आप अभी फ़िलहाल जब तक कंपनी के ऊपर डेट है तो आप अपना पोजीशन को हल्का रखें। कल को वो डेट ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, उसके कैश के हिसाब अगर कैश देखा जाए कृष्णा डायग्नोस्टिक के और डेट कम हो जाए, कि मीन्स कैश ज़्यादा हो और डेट कम हो जाए कृष्णा डायग्नोस्टिक, देन आप अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने होल्डिंग को इंक्रीज करना कृष्णा डायग्नोस्टिक मामले में अगर कोई जाना चाहता है तो। फिर अगर विजय डायग्नोस्टिक में बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे मुझे सही दिख रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये मुझे लगता है कि लंबे अवधि में ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है विजय डायग्नोस्टिक। बट फ्रेंड, आप कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लेवल पे इन दोनों स्टॉक को अच्छे से देख ले, समझ ले, उसके बाद ही आप इनमें इन्वेस्ट करिएगा। इस वीडियो के आधार पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी जानकारी या ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।